Hello everyone and I welcome you all on our platform Law, Life and Wisdom, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लॉ से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि लॉयर्स, जजेस, लॉ स्टूडेंट्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों या फिर आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में शुरुआत करी थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएनएसएस में हुए नए चेंजेस के बारे में, यानी कि जो नए चेंजेस या नए सेक्शंस, नए प्रोविजंस बीएनएसएस में ऐड किए गए थे या बदले गए थे उनके बारे में उन्हें डिटेल में डिस्कस किया था और उनकी इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को भी अच्छे से समझा था। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड लेक्चर पर, जहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स। वी विल कीप इट शॉर्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना भी पढ़ रहे हैं एक दिन में उसको डिटेल में पढ़ें, थॉरो पढ़ें, ताकि अच्छे से समझ आए और एग्जामिनेशंस के लिए आपको जगह जगह अलग अलग सोर्सेज से रेफ़र ना करना पड़े। सो व्हाट वी विल कवर टुडे, रिपील एंड सेविंग्स का सेक्शन, क्योंकि सीआरपीसी अभी पूरी तरीके से इरेलीवेंट नहीं हुआ है। 1 जुलाई से पहले जो भी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर रही थी वो वैसे ही चलेंगी, लेकिन कैसे चलेंगी, सीआरपीसी के रिपील का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, जो पहले चीज़ें रजिस्टर हुई हैं ऑफेंसेस बाद में किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो उन सबको भी हम समझेंगे। एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट डिस्कस करेंगे, दीपू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको भी डिटेल में और थॉरोली करें। So without wasting any time, let's start with the section 531. Section 531 कहता है कि Code of Criminal Procedure is hereby repealed. Second subsection, notwithstanding such repeal, कि अगर if immediately before the date on which this संहिता comes into force, इस संहिता के फोर्स में आने से immediately पहले अगर कोई अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, आई रिपीट, एप्लीकेशन, अपील, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है, तो ये सारी उसी तरीके से डिस्पोज्ड ऑफ होंगी, कंटिन्यू होंगी, हेल्ड होंगी या मेड होंगी, एज द केस में भी, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। यानी कि अगर IITAA, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, एप्लीकेशन, अपील, इनमें से कोई भी चीज़ अगर 1 जुलाई से पहले स्टार्ट हो चुकी है, इमीडिएट पहले, तो वो सीआरपीसी में ही कंटिन्यू करेगी, एज इफ दिस संहिता हैड नॉट कम इनटू द फोर्स, और इस संहिता का उस पर कोई असर ही नहीं होगा। क्लॉज बी, ऑल नोटिफिकेशंस पब्लिश्ड, प्रोक्लेमेशंस इशूड, पावर्स कॉन्फर्ड, फॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय रूल्स, लोकल ज्यूरिसडिक्शंस, जो सेंटेंसेस और ऑर्डर्स पास किए गए हैं, रूल्स और अपॉइंटमेंट्स, एक्सेप्ट नॉट बीइंग अपॉइंटमेंट्स एज स्पेशल मजिस्ट्रेट। तो इसको प्लीज हाईलाइट कीजिएगा अपने अपने बैरेक्स में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। मेड अंडर द सेट कोड एंड विच आर इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता, तो उनको ऐसा माना जाएगा टू हैव बीन पब्लिश्ड, इशूड, कॉन्फर्ड, स्पेसिफाइड, डिफाइंड, पास्ड और मेड अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। यानी कि उनको ऐसा ही माना जाएगा जिससे इसी संहिता में उनको जो है डील किया गया है। क्लॉज सी, any sanction accorded or consent given under the said code in pursuance of which no proceeding was commenced। इसे ध्यान से देखिए, कोई सैंक्शन या कंसेंट लिया गया है, सेड कोड यानी कि सीआरपीसी को रेफर किया जा रहा है, कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन कंसेंट या सैंक्शन अकॉर्ड हो गया है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड और गिवन अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। और ये माना जाएगा कि इसी संहिता के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस में वो अकॉर्ड हुआ है, और जो आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी दे विल टेक इफेक्ट विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा है प्रोसीडिंग्स में बी कमेंस्ड अंडर दिस संहिता, तो वो बाद की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस संहिता के अंडर चलेंगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, where the period specified for an application or other proceeding under the said code यानी कि CRPC, कोई पीरियड अगर स्पेसिफाई किया गया है किसी एप्लीकेशन के लिए कि ये एप्लीकेशन लगाने के लिए आपके पास 30 दिन है, और ये जो नया लॉ आया है BNSS से पहले वो टाइम पीरियड था CRPC में,
और बीएनएसएस में अगर उस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है तो उस बढ़े हुए टाइम पीरियड का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन लगाने के लिए टाइम बढ़ाया गया है तो nothing this in this Sanhita shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under this Sanhita by reason only a fact that a longer period therefore is specified by this Sanhita or provisions are made in this Sanhita for the extension of time. So अब हम अपनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को डिस्कस करते हैं। होप अभी तक जितना पढ़ा आपको समझ आया हो। दीपू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो इसको हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में बेसिकली बनाया है ताकि आपको चीज़ें ऑब्जेक्टिवली समझ आ सकें और यू विल बी एट ईज टू ग्रास्प। तो लेट्स सी, इन अ गिवन केस इफ एफआईआर इज लॉन्च्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 1 यानी कि एफआईआर 1 जुलाई को या उसके बाद में जो है लॉन्च होती है फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिफोर द डेट। 1 जुलाई वो डेट है जब 3 नए क्रिमिनल लॉज फोर्स में आए हैं, लेकिन ऑफेंस हुआ है उससे पहले, 1 जुलाई से पहले। तो ऑफेंस किस में रजिस्टर होगा? दैट इज आईपीसी। विल द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू एज पर सीआरपीसी और बीएनएसएस? तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बीएनएसएस में स्टार्ट होगी क्योंकि प्रोसीजरल लॉ इफेक्ट में आ जाएगा। तो अगर 1 जुलाई से पहले कोई ऑफेंस होता है, एफआईआर बाद में रजिस्टर होती है, तो ऑफेंस आईपीसी में रजिस्टर होगा और इन्वेस्टिगेशन बीएनएसएस में होगी। In a particular case, if investigation is pending on July 1st, will investigation continue as per CRPC और BNSS? अगर पहले से पेंडिंग चल रही है कोई इन्वेस्टिगेशन तो वो CRPC में ही चलेगी। नेक्स्ट, इन दिस केस यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और 1 जुलाई आ गई है, तो will the cognizance of police report be taken as per procedure laid down under the CRPC or BNSS? तो the answer is BNSS. In such a case, would all subsequent proceedings, including inquiry, trial or appeal, be conducted as per CRPC और BNSS procedure? तो बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी जो 1 जुलाई के बाद में होंगी, उन सब पर BNSS ही लगेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजरल लॉ है वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आया है और आपने जो एफआईआर है वो भी 1 जुलाई को या उसके बाद लॉन्च करवाई है। अगर उससे पहले होता तब सिचुएशन कुछ और होती। नेक्स्ट, summarize the law regarding effect of repealing IPC and CRPC by BNS and BNSS respectively। तो यहाँ पर वही बात जो अभी हमने की कि अगर एफआईआर रजिस्टर होती है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिफोर दैट, तो रजिस्टर होगी आईपीसी में और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा बीएनएसएस में। नेक्स्ट, इन द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन जुलाई 1, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है 1 जुलाई को, पहले से शुरू हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन, टिल व्हेन इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू एज पर सीआरपीसी, तो जब तक 1 जुलाई के बाद तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता पुलिस रिपोर्ट पे, तब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। लेकिन अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट की जाती है तो वो भी सीआरपीसी में ही चलेगी क्योंकि पिछली इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में चली थी। लास्ट क्वेश्चन of this slide, the cognizance of pending investigation on or after July 1 would be taken as per CRPC or BNSS? तो इसका आंसर है BNSS। and all subsequent proceedings including inquiry, trial, appeal would be conducted as per the procedure of BNSS। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें बाद में स्टार्ट होंगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, कॉग्निजेंस है, ट्रायल है, तो वो नए लॉ के हिसाब से चलेगा 1 जुलाई के बाद। अगर पहले से स्टार्ट हो चुका है तो वो सीआरपीसी में ही कंटिन्यू करेगा। ये जिस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेव्ड बाय सेक्शन 531 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ बीएनएसएस? तो ये चीज़ें सेव हुई हैं यानी कि ये चीज़ें सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो दीज आर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, एप्लीकेशन, अपील। IITAA, यहाँ पर ई बाय मिस्टेक आया है, काइंडली से इग्नोर करें। तो these are the things. Next question, if any trial, appeal, revision or application is commenced after July 1, 2024, तो same will be proceeded as per procedure of BNSS और CRPC। 1 जुलाई के बाद जो भी कमेंस होता है तो वो BNSS के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करेगा। तो अगर कोई ट्रायल पेंडिंग है ऑन जुलाई 1, 2024 और वो कंक्लूड होता है आफ्टर जुलाई 1, 2024, तो जो अपील या रिविजन होगी वो जो जजमेंट पास हुई होगी उसके अगेंस्ट, तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग या फिर सीआरपीसी? तो इसका आंसर है बीएनएसएस। सिंपल सा आंसर, क्योंकि वो बाद में शुरू हो रहा है इसलिए। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है इस अपील में पेंडिंग ऑन जुलाई 1, तो प्रोसीजर सीआरपीसी का ही लगेगा क्योंकि वो पेंडिंग है। इफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और चार्जशीट इज चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट
on or after July 1st, where the investigation was conducted as per CRPC, then the same will be filed under section 528 of BNSS और 482 of CRPC। तो इसका आंसर है BNSS में सेक्शन 528 में। जो भी राइट एक्रू हुआ है, कोई लाइबिलिटी एक्रू हुई है पहले से अंडर द रिपील्ड एक्ट, तो वो इफेक्ट नहीं होगी और कंटिन्यू करेगी जैसे ये एक्ट फोर्स में ही नहीं आया। सो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर पर। तो सेक्शन 1 सेज दैट द एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सेज कि प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12, यानी कि सिर्फ यही लगेंगे, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो नहीं लगेंगे। टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, टू द ट्राइबल एरियाज, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकती है होल और एनी पार्ट ऑफ दीज प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ such apply such provisions or any of them to the whole or part of state of Nagaland or such tribal areas with supplemental, incidental या consequential modifications notification निकाल के। अब जो ट्राइबल एरियाज बताए गए हैं उसको एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है कि ट्राइबल एरियाज जो हैं उनका मतलब होगा टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972 इंक्लूड किए गए थे ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में, एज रेफर टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दोज जो कि शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी के लोकल लिमिट्स में आते हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं कि कौन से रीजन हैं 6th शेड्यूल को खोलकर। ये रहा हमारा 6th शेड्यूल, पैराग्राफ नंबर 20 जो कि ट्राइबल एरियाज की बात करता है। तो पैराग्राफ जो पार्ट 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया स्पेसिफाइड इन पार्ट 1, तो वहाँ पर जो है वो असम के रीजन्स की बात हुई है। और ये बाकी जो सेकंड और थर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बी और बोडोलैंड, तो ये 1972 के बाद आए थे, तो ये हमारे काम के नहीं है। तो यानी कि नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो हमारे प्रोविजंस की बात हो रही है, ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। सो द नेक्स्ट सबसेक्शन सेज that it shall come into force on such dates as the central government may by notification in the ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। तो जुलाई 1st को जो है वो फोर्स में आया था ये एक्ट और 5 दिसंबर 2023 को नोटिफाई हुआ था, यानी कि प्रेसिडेंट से असेंट मिला था। सो हेयर द लेक्चर 2 कंक्लूड्स। उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ नया सीखने को मिला और आपकी प्रेपरेशन फैसिलिटेट हुई। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। हम इसी तरह से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।